तो लॉ कॉलेज में ऐसा 2-3 इंसिडेंट्स हुए कि जहाँ पे लोगों ने जो है मजाक उड़ाने की कोशिश करी आउट ऑफ कास्ट। मेड ने ये बोला कि हम आपके यहाँ काम करेंगे लेकिन हम आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। आपने कास्ट को आइडेंटिटी बना दिया है। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है, क्यों है? लाइफ में कुछ भी हो जाए, एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। तो मुझे डेयर दिया गया कि बस्ती सर के बीच से क्रॉस करना है। हम गए, क्रॉस कर दिया, ठीक है, इधर आ, इधर आ। मेरी कोशिश तो इतनी है कि मैं जिनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ करूँगा। किसी के वास्ते जो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते, फिर क्या है, जीना इसी का नाम है, कुछ ऐसा है ना, ऐसा कुछ है ना। तो गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि आज जो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हैं, इनकी जिंदगी इसी गाने से है। मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे पल हैं जिनको मैं गानों से डिफाइन कर देता हूँ। अभी कैमरे के पीछे भी हम लोग की ही बात हो रही थी। तो मेरे साथ आज शुभम निडर है। भाई नाम बहुत सॉलिड है, माँ कसम, मतलब ऐसा निडर ऐसे लगता है, मजा आ जाता है ना। शुभम निडर है। शुभम की कहानी बहुत अच्छी है, इसीलिए कहानी बताने के लिए निडर के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। पहले तो निडर भाई बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो निडर की कहानी ये है कि निडर पहले एनएलयू में थे, एनएलयू से लॉ किया, और लॉ करने के बाद फिर एलएलएम किया। अब पुलिस वालों को कानून सिखाते हैं, है ना, क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ पढ़ाते हैं। पुलिस अकेडमी बांगरमोहन, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उन्नाव। उन्नाव, है ना। पुलिस वालों को आप सोचिए, मतलब जिन पुलिस वालों को देख के हम डरते हैं, उन पुलिस वालों को शुभम निडर भाई इतने निडर है कि पुलिस वालों को लॉ सिखाते हैं। एक रीजन ये भी था ज्वाइन करने का कि पुलिस वालों को जो डर था उस डर से ओवरकम करना था, क्योंकि वरना मैं अपने नाम को जस्टिफाई कैसे करता। सही बात है ना। और उसके अलावा निडर भाई की एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि निडर भाई ने एक लक्ष्य बनाया कि जब इन्होंने अभी आईबीपीएस का पेपर क्लियर किया, उसके बाद जो इनके फ्रेंड थे, इनके मित्र थे, उनको अब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया है। उसके ऊपर आए, है ना, आप लोग, ताकि ऐसी स्टोरीज से इंस्पायर हो जाएं। तो पहले निडर भाई की स्टोरी समझते हैं। निडर भाई पूरी बात जो अभी हम लोग के पीछे हो रही थी, है ना, कि क्लैट से निकले, क्लैट से निकल के फिर एलएलएम हुआ। हाँ, आप एक बार फिर से वो पूरा प्रकरण। 2014 में स्कूलिंग हुई। लॉ करने का कोई मन नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था। प्लान तो एनडीए की तैयारी करने का था। पिताजी से शर्त लग गई थी। अच्छा। तो क्लैट का फॉर्म भरा, और हालांकि वो इतना महंगा फॉर्म था कि एक ही फॉर्म भरा था। अच्छा, एक क्वेश्चन और है बोलते बोलते, बस्सी भाई सीनियर थे ना आपके? अरे बस्सी बस्सी भाई, बस्सी भाई से फर्स्ट ईयर में पंगा हुआ था, और उस समय शोभित भी था मेरे साथ। शोभित शोभित और एक और दोस्त था, उसने हमें मुझे डेयर दिया था कि बस्सी सर आ रहे। बस्सी सर 5th ईयर में थे 14 में, मैं फर्स्ट ईयर में था, हम नए नए पहुंचे थे। तो बस्सी सर अपने दोस्त के साथ आ रहे थे, तो मुझे डेयर दिया गया कि बस्सी सर के बीच से क्रॉस करना है। तो मैंने कर देंगे, निडर हैं हम। हमने हम गए, क्रॉस कर दिया। तो बस्सी ने ध्यान दिया, 10-15 मीटर आगे निकल के दोनों पार कर गए। तो बस्सी कहते इधर आ, इधर आ। क्या ये क्या था? मैंने कहा सर क्या था? कहते ये अभी तूने क्या किया? मैंने कहा सर बस निकला था वॉक करते हुए। कहता अगली बार कर मत दियो। मैंने कहा ठीक है सर। जिस शोभित की बात कर रहे हैं निडर, वो स्कूल में मेरे जूनियर थे, इनके रूममेट थे, और उन्हीं की बदौलत आज हम दोनों की मुलाकात हुई है। तो निडर की कहानी कुछ ऐसी है कि निडर एबीपी आईबीपीएस का पेपर निकाला है। आईबीपीएस बैंक सर्विस, आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ का पेपर है। एसओबी होता है, पीओ भी होता एसओ भी होता है, पीओ भी होता है। है। एसओ में लीगल सर्विस का है। एसओ में आईटी ऑफिसर होते हैं, लीगल ऑफिसर्स होते हैं, राजभाषा अधिकारी होते हैं। अच्छा। अलग अलग फील्ड्स होती हैं। और पीओ में और बैंक वाला, पीओ में बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर। पेपर निकालते के साथ ही निडर के साथ के जो दोस्त थे, जिनकी किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई। निडर की एक और कहानी है कि निडर के पिताजी उसी आरएमएल में, उसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जहाँ से निडर ने अपना लॉ कंप्लीट किया है, वहीं पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जो वहाँ के उस समय डीन थे, सीएम जरीवाला, प्रोफेसर सीएम जरीवाला, काफ़ी जाने माने प्रोफेसर हैं। लीगल फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। हाँ, लीगल फील्ड में बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने खुद पर्सनली मेरे पिताजी को जाके कॉन्ग्रेचुलेट किया था। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि एज अ सन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन दैट वेरी यूनिवर्सिटी,
I got the admission in the very first attempt in that very university. तो प्राउड मोमेंट था. तो निडर अभी क्या कर रहे हैं कि इनके साथ के जो मित्र हैं जो इन्हीं की तरह हैं, जैसे किसी के इनके एक मित्र हैं, उनके पिताजी प्लम्बर थे, एक आकस्मिक मृत्यु के कारण उनकी 10वीं की पढ़ाई छूट गई ना, 10वीं के साथ बात. मृत्यु नहीं हुई है, उनके पिताजी अभी भी हैं. उसकी हेल्थ गड़बड़ हो गई थी. तो नहीं नहीं, दोस्त की. तो फिजिकल कंडीशंस की वजह से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया था. उसकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई थी. तो अभी 2019 में 10th के बाद उसकी पढ़ाई रुक गई थी. 2012 के बाद 19 में हमने उसका 12th पूरा करवाया था और अभी रिसेंटली वो मुझे मिला था. तो अब हम उसके ग्रेजुएशन में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं. तो निडर भाई ऐसे ही जो इनके मित्र हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें आगे लाने का काम कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करने में मदद कर रहे हैं. निडर भाई को लाने का यहाँ एक कारण ये है, सबसे बड़ा कारण जो है, निडर एससी कम्युनिटी से आते हैं, है ना. और एक समाज में ना द्वंद्व चलता है. द्वंद्व ये चलता है अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट. अपर कास्ट को ये लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है ना. लोअर कास्ट को ये लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है. तो निडर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिनसे हम, क्योंकि लॉ भी समझते हैं, रिजर्वेशन को भी समझते हैं, तो निडर को देख के, निडर की बातों से हम ये समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन की क्या अहमियत है. जो लोग ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं उनको क्या फेस करना चाहता है. निडर भाई, मैं वो वाला प्रकरण जो आप मेड वाला एक बता रहे थे, मैं वो जानना चाहता हूँ. निडर से मैंने ये पूछा कि कभी क्या उन्हें ऊंची जात नीची जात का हुआ, वो थोड़ा सा एक बार और बताएं. हालांकि कई बार ऐसा हुआ कि इनडायरेक्टली भी ऐसी चीज़ें हुई, बट क्योंकि अब लखनऊ जैसे शहर में आप रह रहे हैं तो कभी समझ में ये चीज़ें आई नहीं उतना, क्योंकि हमें उतना एग्जैक्टली फेस करना नहीं पड़ा. तो जब हम लॉ कॉलेज में पहुंचे तो लॉ कॉलेज में ऐसा 2-3 इंसिडेंट्स हुए कि जहाँ पे लोगों ने जो है मजाक उड़ाने की कोशिश करी आउट ऑफ कास्ट. समझ नहीं पाया. तो लोगों ने बताया कि तुम क्या वो बात समझे जो वो करना चाह रहे थे. तो मैंने कहा नहीं, कि वो ऐसी ऐसी बात थी, ये करना चाह रहे थे, तो डिस्क्रिमिनेशन करना चाह रहे थे. तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं. मैंने कहा क्या ही बिगाड़ लेंगे, मैंने अपनी मेहनत करी, मैंने अपना स्ट्रगल किया है. तो जब आप जानेंगे कि वो स्ट्रगल क्या है तो आप खुद समझने लगेंगे कि हाँ सिचुएशन कैसी है और क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है. लेकिन ये एक इंसिडेंट था जो बहुत डायरेक्टली मुझे फेस करने को मिला था जब मैं अपना एलएलएम कंटिन्यू कर रहा था. कि मेड ने ये बोला कि हम आपके यहाँ काम करेंगे लेकिन हम आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे. रीज़न ये था कि उसको सोसाइटी में कुछ लोगों ने बताया कि हम जो है एससी कम्युनिटी से आते हैं. वो चमार जैसे जैसा शब्द का प्रयोग है. हाँ, कि हम चमार जाति से आते हैं तो हम आपके यहाँ खाना नहीं खा सकते. तो वही देख के लगा कि मतलब सोसाइटी में ये सोच कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है कि इंसान के पास खाने को नहीं है लेकिन वो फिर भी अपनी कास्ट को ऊपर रखना चाहता है, कि उसके लिए कास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन दी एजुकेशन, दी हेल्थ एंड दी फूड, दी लाइवलीहुड. तो वो एक बहुत डायरेक्ट इंसिडेंट था. अच्छा, हमारे एलएलएम बैच में भी कई बार ऐसा हुआ. काफ़ी 1 ईयर एलएलएम था, 20 का बैच हुआ करता था. तो कई बार उसमें भी ऐसे डिस्कशंस हुए जहाँ पे ये निकल के आया कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो मैंने वहाँ पे भी ये 1-2 एग्जाम्पल साइट किए. तो उससे समझ में आता, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि एलएलएम में जो हमारी अटेंडेंस लिस्ट थी वो कैसे बनी थी. वो ऐसे बनी थी कि पहले जनरल कैटेगरी के नाम थे, फिर ओबीसी के, फिर एससी के, फिर एसटी के. नॉर्मली आप स्कूल कॉलेजेस में क्या देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि सब कॉन्शियसली इंसान के दिमाग में ये चीज़ है. रिजर्वेशन का जो पर्पस है वो यही है कि आदमी की सब कॉन्शियसली जो चीज़ें बसी हुई हैं उसके दिमाग में, उसको निकालना है. मैं बताऊं, अभी अभी एक वीडियो, मतलब वो देखेंगे लोग, एक राज नाम का बच्चा था, है ना. तो वो यहीं हम लोग गए, झाड़ू झाड़ू पोछा करता था. तो उसको मैंने देखा तो मुझे लगा ना कि वो अंडर एज्ड है. तो मैंने कहा यार इसके चक्कर में जेल चला जाऊंगा यार, तो मेरे यहाँ वो करता है, मैं लेबर लॉ में घुस जाऊंगा जेल में. तो मैंने उसको बुलाया, मैंने, तुम्हें क्या एज है? तो बोला 16 साल. तो मैंने कहा यार 16 साल के तुम लग तो नहीं रहे हो. कह रहे हैं सर सही सही में 16 साल है. तो उसकी मम्मी आई, फिर मेनली मम्मी काम करती थी, वो जब मम्मी बीमार थी तो वो आ गया. हाँ, तो साथ में आ गया. तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा, उसने कहा 16 साल है. मैंने कहा अच्छा.
तो मेरे को पता चला कि वो मेल न्यूट्रिशन है। फिर मैं उसके घर गया, घर जाके मैंने पूछा पढ़ाई वढ़ाई, तो कह रहा कुछ नहीं। तो फिर मैंने कहा तुम करते क्या हो पूरे दिन? तो कह रहा सर लैट्रिन साफ करते हैं, नाले वाले साफ कर देते हैं, नाली वगैरह पोछा वोछा लगा देते हैं। हमने कहा तुम अपना नंबर दो, हम तुमसे आके मतलब देखेंगे कैसे क्या है। तो अपना नाम बताया उसने, बेटा पूरा नाम बताओ, तो नाम लिखने में आसानी होगी, सर्च करने में दिक्कत होती है फिर नेट पे। राज तो बहुत नॉर्मल नाम है ना, तो कहना है सर राज वाल्मीकि। तो मैं जैसे ही लिख रहा था ना, तो बोला सर हमारी जाति भी यही है, हम काम भी यही करते हैं। तो मैंने देखा कि एक 16 साल का बच्चा भी ना, उसके भी दिमाग में उसके उसके मन में ये चीज भर दी गई है कि तुम इस, जैसे एक हमारी सोसाइटी में एक बात करने का तरीका है, हम बहुत कैजुअली इस बात को बोलते हैं, अरे वो जो सफाई करने वाला आता है, जमादार है, बड़ा 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 ही अच्छा आदमी है, बड़ा बड़े प्यार से बात करता है, लेकिन हमें उसको इस चीज़ से नोटिफाई क्यों करना है कि हाँ वो इस पर्टिकुलर कास्ट से आ रहा है। आप सिंपल बात ही बोल सकते थे कि हमारे यहाँ जो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति है, आपको उसकी कास्ट बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये हमारे भाषा में इतना इतना ज़्यादा ये चीज़ आ गई है कि हम इसको बहुत कॉमन समझते हैं। पता है मतलब ये मेरी भी हिपोक्रेसी है, मतलब मैं झूठ क्यों बोलूं, हम भी ना आपस में से बात करते हैं, कहते हैं, मैं कैसे चमार लग रहे हो, वो ना, हाँ, वो भाषा में ऐसे आ गया है। और कोई बात ये नहीं समझता, जब आप किसी से बताओ ना कि रिजर्वेशन है, इनको मिलना चाहिए, इनका हक है, ये जरूरी है, तो वो कहता है क्यों मिलना चाहिए, है ना, इनके साथ ये, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस से वो चीज नहीं खत्म हुई ना, उनकी जाति उनके लिए गाली बन गई, है ना। अब आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि किसी, आपने एक तो कास्ट क्या है मुझे कभी समझ में नहीं आया, ठीक है, और आपने कास्ट को आइडेंटिटी बना दिया है, और अब आप उस बात को आइडेंटिफाई कर भी रहे हैं। जैसे आपने बोला कि अरे कैसे चमार जैसे भंगी ऐसे लग रहा हो, ठीक है, और दूसरी बात आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि क्यों रिजर्वेशन मिल रहा है उसको। एक तरफ आप अपनी मेंटालिटी देखिए कि आपकी मेंटालिटी क्या है। आपकी मेंटालिटी ये है कि आप इंसान को उसकी कास्ट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और मतलब और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि उसको रिजर्वेशन की जरूरत क्या है। वही ना, प्रस्तावना में इसलिए सोशल इकोनॉमिकल दोनों लिखा है। सोशल इकोनॉमिकल दोनों है भाई, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल बेसिस पे है, राइट। लेकिन रिजर्वेशन, जब रिजर्वेशन की बात की जाती है तो इकोनॉमिकल और सोशल बेसिस दोनों को देखा जाता है। रिजर्वेशन में प्रमोशन है, क्यों है? क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट में 75 साल की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में 9 एससी कैटेगरी के जजेस रहे हैं, मात्र 9 आज तक। 75 साल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस मात्र 9 रहे हैं, बाकी सब ऊंची जाती एसटी कैटेगरी के 3 रहे हैं। मेरे एक सीनियर हैं नमित सक्सेना, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने खुद ये आर्टिकल लिखा था, उनकी रिसर्च थी, उन्होंने प्रॉपर डेटा दिया था अपने आर्टिकल में कि आज तक की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस रहे हैं। वही बात है, मुझे लगता है ना कि लोग समझ नहीं पाते हैं। मुझे लगता है अज्ञानता इतनी ज़्यादा है ना इन विषयों पे, कि लोग उससे ना वैमनस्यता कर लेते हैं। वो जिन लोगों के प्रति उनको संवेदना रखनी चाहिए, उन लोग के प्रति दुश्मनी रख के, दुश्मनी का भाव रख के। और एक चीज़ मैं वो भी उस पर भी आता हूँ जिसमें हम लोग के पीछे बात भी हो रही थी, कि रिजर्वेशन जिन लोग को भी मिलता भी है ना, वो उसे एक प्रिविलेज लेके और अपनी चीज़ हासिल करने के बाद पीछे के लोगों को भूल जाते हैं। और हाँ, और यही कारण है आज निडर भाई को यहाँ बुलाने का, कि निडर ने जब अपनी जॉब हासिल करी, जब आईबीपीएस में वो गए, या जब एकेडमी में भी थे, जब वो पुलिस एकेडमी में पढ़ा रहे थे, जब क्लैट में भी आए, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों को, या इन जनरल कोई भी, वो इररिस्पेक्टिव वो एससी कम्युनिटी से आता है कि, मैंने इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, मेरा वो वाला कास्ट वाला बेसिस नहीं था, मेरा ये था कि हाँ जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ मैं उसकी करूँगा या आगे करूँगा, क्योंकि अभी तो टेक्निकली शुरू किया है, अभी तो शुरू करना बाकी है, अभी तो जीवन पूरा पड़ा है। लेकिन मेरा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं, मैंने कोई क्राइटेरिया अपने मन में फिक्स नहीं किया कि हाँ इस कास्ट के, इस कैटेगरी के, इस इलाके के, नहीं। सीधा सीधा क्राइटेरिया है, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी और जैसी रिक्वायरमेंट होगी। फाइनेंशियल होगी अगर मैं कर पाऊंगा तो करूंगा, मोटिवेशनल होगी, किसी तरह का इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मतलब मैं जैसे सपोर्ट कर सकता हूँ मैं वैसे करूंगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं वैसे सपोर्ट करूँ। एजुकेशनल वाइज तो आप कर ही रहे हैं अभी। जी हाँ, जैसे मैं अकेडमी में कुछ 3-4 बच्चे हैं उनको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, चार्ज नहीं करता मैं। तो उनके पेरेंट्स आए थे कि सर कोविड टाइम चल रहा है, बच्चे जो है, बच्चों की पढ़ाई काफ़ी मिस हो रही है, कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये था कि हाँ भाई पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात मैं कहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए।
हाँ वो अभी आप पीछे भी हम बोल रहे थे कि क्या आप क्या एजुकेशन इज द टूल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, कैसी कैसी भी सोसाइटी हो। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आप कर पाए या नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी ना मिले। वो आर्टिकल 16 का आधार ही यही है कि सबको बराबरी का अधिकार, कम से कम हाँ, अपॉर्चुनिटी तो मिले। अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो बस यही मेरी कोशिश है। मेरी कोशिश बस इतनी है कि मैं जिनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ करूँगा। तो ये शुभम भाई थे। वीडियो बड़ा हो जाता तो आप देखते नहीं हैं, तो इसलिए शुभम भाई को बुलाने का कारण यहाँ पे ये था कि शुभम भाई आए तो आप जैसे जो लोग हैं जो हम लोग को देख रहे हैं वो थोड़ा सा इंस्पायर हों, उनको ये समझ में आए कि जिंदगी केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं है, दूसरों के लिए जिए। तो आप जो बोल रहे थे अभी पीछे, जैसे आप गानों से चीज़ों को रेफर करते हैं। उस सलमान खान की एक मूवी थी, क्या नाम था? जय हो नाम था शायद। जिसमें वो कहता है कि आप 3 लोगों की मदद करिए, कि आप 3 लोगों की मदद करिए, वो 3 लोगों की मदद करेंगे। तो मैं 3 की नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट आप किसी एक की मदद करिए। देखिए, अपनी फैमिली हर आदमी संभालता है। आपकी फैमिली में 10 लोग भी होंगे तो आप उनको भी सपोर्ट करेंगे, संभालेंगे। लेकिन अगर आप फैमिली से हट के किसी एक का जीवन भी संवार देंगे, तो वो मुझे लगता है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग पूरी कर दी। क्योंकि फैमिली की तरफ तो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सोसाइटी की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका क्या? सोसाइटी की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी में आप हजारों लोग हैं, आप सबके लिए नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी के लिए तो कर सकते हैं। और वो करना ना किसी भी लेवल पे हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है फाइनेंशियली। हाँ, फाइनेंस तो एक एस्पेक्ट है जो आज के टाइम में बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें हैं। लोगों को मोटिवेशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कई बार लोग समझ नहीं पाते, लोग डिसीजन नहीं ले पाते, लोगों को एडवाइसेस चाहिए होती हैं, नहीं समझ पाते क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये उन चीज़ों की बात भी है। बहुत मतलब आपको लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है जो पब्लिक की नज़र में आए, नहीं। आपको अपने मन में लगना चाहिए कि हाँ मैंने आज किया। कि भाई आप बस में बैठे थे, कोई महिला खड़ी थी, कोई बुजुर्ग था, आप खड़े हो गए, लेकिन आपका दिन अच्छा हो जाएगा कि हाँ मैंने किया कुछ जो उस बस में बैठे 50 लोगों ने नहीं किया, मैंने कर दिया। अब ठीक है, उन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि उनके लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा मेरा, बट आप अपने लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं ना कि हाँ मैंने किया, मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। बस ये उस चीज वो वाली बात है ये कि आपको किसी एक को सपोर्ट करना, आप कैसे भी करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छी बात निडर भाई ने कही। और देखिए ऐसे ये कहानी इसीलिए लाई गई थी, जब मैं निडर भाई को बुला रहा था, निडर भाई ने मुझसे फ़ोन पे कहा कि मोहित भाई यार ऐसा तो कुछ मैंने अभी झंडा गाड़ा नहीं यार, अभी तो करना बहुत कुछ बचा है। तो मैंने कहा यार तुमने क्लैट निकाला है, तुमने एबीपीएस निकाला है, तुम अकेडमी में पढ़ाते हो, पुलिस वालों को कानून सिखाते हो, और अब तुम इतना अच्छा काम करो, तुम अपने दोस्तों को पढ़ा रहे हो जिनकी पढ़ाई चली गई, तुम आओ, तुम लोगों को बताओ, उनसे मिलो, और सबसे बड़ी चीज़ तुम बस्सी भाई के जूनियर हो। तुमने तुमने अपने सामने जो है वो क्या कहते हैं उसे, वो क्या मैंने 1 साल ऑब्जर्व किया है। तुमने अपने सामने एक लेजेंड को घूमते देखा है ना। अब बस्सी भाई के नाम पे हम थंबनेल बना देंगे। बस्सी सर को टैग कर दीजिएगा, बस्सी सर को भी पता चलना चाहिए सोसाइटी में उनके ऐसे फैन भी हैं जिन पे उन्होंने कभी नजर नहीं डाली, लेकिन तो बस्सी भाई का हम थंबनेल बना देंगे तो आप लोग अट्रैक्ट होंगे। ये शुभम भाई हैं, शुभम निडर है ना, हमेशा निडर रहते हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि निडर रहना भी चाहिए। मैं मोहित हूँ, कैमरे के पीछे रवि हैं, और ये टिप्पा है। नमस्कार।